सभी को नमस्ते। दोपहरीन सत्र में अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण में सभी का स्वागत है और अपन बाबा जी को नमन करते हुए वंदना शुरू करते हैं। उनकी करें जिनसे सुशोभे धरा, जिन्हें है मानव प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे हमको मानवी मार्ग की पथ निश्चित हमें कामना जिस की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे मानव का पथ प्रकाश ज्योति भरा। वंदना उनकी जिनसे सुशोभित है धरा। सबको नमस्ते। श्रीमती जी, आज का कार्यक्रम शुरुआत है जी। तो मैं आज का कार्यक्रम का शेड्यूल बता। आज हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय शालू दीदी जी, चूंकि कुछ टाइम का वो है, कहीं और भी उनका कमिटमेंट है, तो प्रस्तुति होगी और उसके बाद होगा, उसके बाद फिर प्रस्तुति होगी और फिर फीडबैक होगा। तो आज थोड़ा सा क्रम इस तरह से चेंज हुआ। दीदी की प्रस्तुति के बाद जो हमारे भाई जी बहन जी है वो स्वयं स्फूर्त प्रस्तुति अपना फीडबैक रखेंगे। और रात परिचय की, तो ये शालू दीदी जी पहले भी हमारे है और दीदी जी का ही है, तो को मैं रखते हुए फिर आमंत्रित करती हूँ। जैसा 5 साल मेरा काम करना हुआ रायपुर में और बाकी से दीदी के सानिध्य का लाभ, तो मैंने जो देखा कि वो सहजता सरलता जो है जीवन विद्या के प्रति प्रतिकूलता स्थिर बने रहकर इस तरह से वो निष्ठान्वित रहती है और हमेशा पूरकता निभाने में अग्रणी भूमिका उनकी रहती है। और हम लोगों को भी जो इसकी दर्शन की वस्तु की स्पष्टता में दीदी का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं उनको अपनी जस्ट भगिनी में हमारा पूरा परिवार स्वीकार्य है। और दीदी की यही क्वालिटी की हर पात्रता योग्यता को मानव के और ज्यादा पूरकता उपयोगिता उपयोगी हो सकती, तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारी आदर। तो दीदी जी आई थोड़ी सी अपनी जो भी शेयरिंग है उसके बाद फिर प्रस्तुत किए। जी भाभी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। आवाज थोड़ा सा तेज, थोड़ी सी आवाज तेज कर दो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आवाज ठीक आ रही है मेरी? गौरी भाभी, आवाज ठीक आ रही है? जी जी आ रही दीदी, आपका भी स्वागत, सारे भाई जी बहन जी का स्वागत। जी जी, मेरा भी सारे भाई जी बहन जी के लिए, सभी के लिए नमस्कार। आप सब एक बड़े अभियान से जुड़ रहे हैं और हम सब साथ साथ मिलकर कुछ बड़ा काम करेंगे, ये दिख रहा है। मैं शालू अग्रवाल, मध्यस्थ दर्शन का विद्यार्थी और अभिभावक विद्यालय का फाउंडेशन मेंबर है ना। हम सभी 10 लोग मिलकर अभिभावक विद्यालय का किसी समय सपने देखे थे और आज वो साकार है और निश्चित रूप से सफल भी है। तो उस क्रम में आप सब भी कदम बढ़ा रहे हैं। आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। पिछली बार हमने जी भाभी, पिछली बार हमने शिक्षा को लेकर कुछ बात किया था, है ना। जैसे अगर मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँ कि मैं शिक्षा को कैसे देखती हूँ। शिक्षा को लेकर थोड़ा सा बाहरी दुनिया में हम देखते हैं तो कंट्रोवर्सी है। किसी को लगता है कि बच्चों को लिखना पढ़ाने पर जोर नहीं देना चाहिए, बच्चे घर का काम कर ले, सिलाई सीख ले, पानी डालना सीख ले,
खेती कर ले, यही शिक्षा है। कुछ लोगों को लगता है नहीं ये तो शिक्षा नहीं है, बच्चे लिखने में एक्सपर्ट होना चाहिए, पढ़ने में एक्सपर्ट होना चाहिए, भाषा बोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए, यही एजुकेशन है। कुछ लोगों को लगता है नहीं ये दोनों की भी आवश्यकता नहीं है, बच्चे सिर्फ समझदार हो यानी समझ की बातों पर उनकी अधिकार हो, यही शिक्षा है। लेकिन मैं अगर अपने आप को देखती हूँ या दर्शन के विद्यार्थी के रूप में मेरे को जितना समझ में आया है, दर्शन में आज भी अगर हम धरती को देखते हैं तो धरती में कोई भी चीज का अभी तक विनाश नहीं हुआ है। विज्ञान भी कहता है कि कोई भी वस्तु का विनाश नहीं होता, रूप और गुण का परिवर्तन ही होता है। आज हम देखते हैं तो धरती में जल भी है, मिट्टी भी है, धातु भी है, मणि भी है, पत्थर भी है, पेड़ पौधे भी हैं, जीवावस्था भी है और मानव भी है। सभी कुछ तो है धरती में, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उनमें बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। जो चीज जितना होना चाहिए वो उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो अधिक और कम दोनों ही समस्या है। अगर शिक्षा को मैं अपनी क्रम में, है ना, मेरी 10 साल की शोध रखूं अभिभावक विद्यालय की तो शिक्षा को अगर हम 3 भाग में बांटते हैं तो समझना, सीखना और करना, हम 3 भाग में उसको बांट सकते हैं। समझना वाला पार्ट को हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, है ना, सीखना वाला पार्ट को लर्निंग और करना वाला पार्ट को डूइंग। समझ में हम देखते हैं कि समझना किस चीज का है, तो नियम को समझा जाता है। नियम में कौन कौन से नियम? प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, ये सबको समझा जाता है ना। पानी ढाल की ओर बहता है, ये नियम है, इसको समझा जाता है। सीखने में क्या क्या आता है? सीखने में लैंग्वेज को सीखा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, ये सबको सीखा जाता है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जो आज का हमारा टॉपिक है, इसको सीखा जाता है। सीखने में क्रमशः चीज होती है। अगर हमको सिलाई सीखना है तो ऐसा नहीं होगा कि पहले हम कपड़ा काट लेंगे, फिर सिल लेंगे, फिर नाप लेंगे। पहले नाप ही लेना पड़ेगा, उस अनुसार कपड़े कटेगा, उस अनुसार सिलाई होगा। सीखने में एक निश्चित क्रम होता है, तुम उस क्रम को बदलने से उसका परिणाम कुछ और हो जाता है। नृत्य को सीखा जाता है, संगीत को सीखा जाता है। थर्ड स्टेप है करना। करने को अगर हम देखते हैं, करने को 2 भाग में हम ले सकते हैं। एक शरीर स्वस्थता, है ना, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय वाला स्वस्थता, और एक एक्टिविटीज, है ना। एक्टिविटी जो है बच्चों का फाइन मोटर मतलब ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल को उसको पक्का करता है। और शिष्टता वाला पार्ट, है ना, चप्पल कहाँ रखना है, हाथ कैसे धोना है, किसी को कैसे संबोधन करना है, सारी शिष्ट मूल्य का अभ्यास होता है। यानी शिष्ट मूल्य, शरीर स्वस्थता और एक्टिविटीज, ये तीनों करने वाला पार्ट में जाता है। और एक्टिविटीज आगे जाकर उत्पादन में जुड़ता है। स्वस्थ शरीर उत्पादन के लिए सहायक होता है और शिष्ट मूल्य उसका व्यवहार में आवश्यकता होती है, और शिष्ट मूल्य के अभ्यास के साथ बालक स्थापित मूल्य की ओर गति करता है। तो आज के हम टॉपिक को देखते हैं। तो समझना, सीखना, करना में जो सीखना वाला पार्ट है, जब भी हम सीखते हैं कोई चीज को, है ना, भाषा को, तो इसमें 4 चीज होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर करेंट एजुकेशन को देखेंगे तो इसमें बोलने की महत्व अभी ज्यादा है, सुनने की महत्व उतना नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में सारे जगह बोलना कैसा है इसकी प्रैक्टिस करवाया जाता है, सुनना कैसा है इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता। जबकि अगर आप दर्शन में देखेंगे तो अध्ययन क्रम में बाबा जी ने श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीनों को क्रमिक रूप में दिया है। मैं एग्जाम्पल हमेशा लेती हूँ कि जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, क्योंकि सुनाई नहीं है तो बताएगा क्या। तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बच्चों में अगर सुनने की प्रक्रिया पक्का होता है तो सुनने के साथ बोलना, बोलने के साथ पढ़ना और लिखना, ये क्रमशः हो ही जाता है।
इस क्रम में हम देखते हैं तो क्लास 1 से 8 तक का पेपर आपके पास है ना, 1 से 8। इसमें 4 कॉलम बनी हुआ है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और साथ में 3 कॉलम और है, संबोधन, सहयोग और आज्ञा पालन। ये संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन का जो कॉलम है, ये आदरणीय बाबा जी का पाठ्यक्रम से लिया हुआ शब्दों से बनाया गया था। मैं जब इसको बना रही थी तो इसको एक फ्रेम में बनाने के लिए ये पाठ्यक्रम से लिया गया है। आप एज इट इज इसको मैचिंग कर सकते हैं। मैं भी इसको एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन समय सीमा में मैं सिर्फ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों को ही एक्सप्लेन करूंगी। कक्षा 1 है ना, कक्षा 1 से पहले तो हम प्री एजुकेशन ही मानते हैं। वहां पर बच्चों की अक्षर की पहचान, अक्षर और मात्रा की पहचान, मेरे ख्याल से PP2 तक इतना होता है। कक्षा 1 में जब बच्चा आता है तो सुनने में बच्चे प्रत्येक शब्द को सही सही सुन पाए, उस उच्चारण को, उस प्रोनाउंसिएशन को, ये उसका सुनने वाला पार्ट है। सुनना यानी स्मृति में रखना। अगर बोलना वाला पार्ट को हम असेसमेंट करते हैं तो एक शब्द को वो सुन पाता है और प्रत्येक शब्द से एक सार्थक वाक्य रचना कर पाता है अपनी अध्यापिका के सहयोग से, है ना। किसी भी शब्द में एक सार्थक वाक्य रचना कर पाता है। पढ़ने में वो शब्द को पढ़ पाता है, मात्रा वाला शब्द, है ना, बिना मात्रा वाला 2 अक्षर वाला शब्द कल, कमल, कटहल, ऐसा 2, 3, 4 से जो 12 खड़ी वाला मात्रा का शब्द संयुक्त अक्षर का शब्द, ये सारा क्लास 1 की सिलेबस में अगर आता है, बच्चा किसी भी शब्द को स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ पाता है और ईयर एंड तक प्रत्येक शब्द को लिख पाता है। अगर शब्द का अभ्यास प्रॉपर हुआ है तो वाक्य लिखने में मेहनत नहीं जाएगी। अगर सेंटेंस का अभ्यास प्रॉपर हुआ है तो पैराग्राफ में मेहनत नहीं जाएगी। पैराग्राफ में मेहनत हुआ है तो लेसन लिखने में मेहनत नहीं जाएगी। अगर लेसन का अभ्यास हुआ है तो एक बुक में मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी। अगर एक बुक का मेहनत हुआ है तो फिर वो अनगिनत बुक पढ़ सकता है। अनगिनत, मानव की स्मृति की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, कहा जाता है, इसकी सत्यता मुझे पता नहीं, कि एक मानव का ब्रेन में एक लाइब्रेरी का पूरा बुक स्टोर हो सकता है स्मृति के रूप में। हम उसको सही तरीके से बच्चों में अगर समझा पाते हैं या अभ्यास करवा पाते हैं तो बच्चों की स्मृति क्षमता बढ़ता है। ये दर्शन में भी उपयोगी है, क्योंकि मनन के लिए सूचना की पूरा स्मृति आवश्यक है। अगर सूचना पूरा नहीं है तो अधूरा स्मृति के साथ अधूरा ही मनन होगा। इसमें बच्चों को महत्वपूर्ण अभ्यास करवाने की क्लास 1 में जरूरत है। अगर बोर्ड पे कमल लिखा है तो बच्चा 3 बार बोर्ड को देखता है, क एक बार, म एक बार और ल एक बार। इसमें एक समय के बाद बच्चा फोटो उतारने लग जाता है, बोर्ड पे देखा और नीचे फोटो उतार दिया। तो यहाँ जो अभ्यास कराने की आवश्यकता है कि वो एक बार में पहले बोर्ड को देखे, पहले अध्यापिका की सुने कि अध्यापिका जी ने कहा कमल, फिर उसको बोले कमल, एक साथ बोर्ड में पढ़े कमल, और जब नीचे झुक के लिखे तो कमल लिखते हुए आंख बोर्ड पे उठा के ना देखे। इससे पहले भला ही वो 10 बार प्रैक्टिस कर ले। विद्यालय में जब हम क्लास लेते थे, है ना, क्लास 2 में, मैं अभी 2 में आती हूँ, क्लास 2 में सुनने में एक फुल सेंटेंस बच्चा सुन पाए। शुरुआत में सहज वाक्य सुन पाए, धीरे से, जिसको अपन कंजक्शन बोलते हैं, या मिला हुआ 2 वाक्य मिलाकर जो एक वाक्य होता है उसको सुन पाए। जब बच्चों को श्रुत लिखन लिखाना रहता है, क्लास 2 के बच्चों को मैं हमेशा पूरा लाइन बोलती थी। पूरा लाइन, है ना, जैसे मैं चेतना विकास का बुक में, कहाँ है मैं देख रही हूँ, मेरा सामने क्लास 2 का चेतना विकास का बुक है। मैं इसका अगर एक लाइन एग्जाम्पल लूं, मिट्टी, पत्थर, वायु और जल को पदार्थ अवस्था कहते हैं। अब मैं बच्चों से 3 से 4 बार इसको बुलवाती थी। पहले सुनो, मैं 2 बार 3 बार रिपीट करती थी,
बच्चे 3 बार में उसको बोलते थे, बुक में उंगली लगाकर पढ़ते थे। अब उनको फुल सेंटेंस कॉपी में लिखना है। अगर बोर्ड में भी लिखा हुआ है, जो बहुत बड़े होने तक हमारा अभ्यास बोर्ड पे एक वर्ड या आधा सेंटेंस पढ़ने का रहता है। मैं बहुत कम लोगों को देखी हूँ जो बोर्ड में एक साथ 2 या 3 सेंटेंस देखकर नीचे झुक के लिख पाते हैं, जबकि वो आराम से किया जा सकता है। क्लास 4 का बच्चा आराम से 3 सेंटेंस बोर्ड में देख सकता है। तो स्टार्टिंग में ये बहुत मेहनत वाला काम लगता है। ऐसा लगता है कि एक लाइन को मैं 3 बार बोलूंगी, बच्चे 3 बार बोलेंगे, 3 बार पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। तो कभी कभी 40 मिनट की पीरियड में बच्चा सिर्फ 2 ही 3 लाइन लिख पाता है। लेकिन ये अभ्यास जब बढ़ता है, ईयर हाफ होते होते, दिसंबर पास आते आते बच्चों की सुनने, बोलने, लिखने की स्पीड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डेली एक एक चैप्टर खत्म हो जाता है। तो क्लास 2 में अगर हम देखते हैं तो बच्चों को सुनने में एक पूरा वाक्य सुन पाए, बोलने में सार्थक वाक्य रचना अब वो खुद कर पाए। क्लास 1 में टीचर के साथ करता था, और वो खुद छोटा छोटा वाक्य बना पाए किसी भी शब्द में। और पढ़ने में अध्यापिका के साथ पाठ पढ़ पाए। वो घर में पाठ नहीं पढ़ पाता, लेकिन जैसे स्विमिंग जब हम सीखने जाते हैं, कोच खड़ा रहता है तो कोई भी छलांग लगा देता है कि कोच खड़ा ही है, कुछ कम ज्यादा होगा तो वो बचा ही लेगा। तो अध्यापिका के साथ बच्चे तदाकार होकर सहज रूप में पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है जब अध्यापिका जी साथ में उंगली चलाती है बुक के ऊपर। तो बच्चों के साथ मिलकर, अध्यापिका के साथ मिलकर पाठ पढ़ पाना और लिखने में सार्थक वाक्य रचना सहज, सरल और छोटे छोटे कर पाना। क्लास 2 में। क्लास 3 में भाभी आप स्क्रीन को चेंज कर देंगे, इसमें सिर्फ 1 और 2 दिखाई दे रहा है। तरुण बेटा जी, हाँ हो तरुण गया, बेटा चेंज हो गया, चेंज हो जी गया। जी, तरुण भाई जी ने सुन भी लिया और चेंज कर भी दिया। बहुत बढ़िया। क्लास 3 में, क्योंकि क्लास 2 में सेंटेंस का अभ्यास पूरा साल भर हुआ है ना। मैं जो बोल रही हूँ ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हम अगर आगे बढ़ने की चक्कर में बच्चों को ले जाएंगे तो पीछे का कभी पक्का नहीं होता। क्लास 2 का पूरा साल अगर एक वाक्य पर काम हुआ है ना, इजी सेंटेंस से लेकर बड़ा सेंटेंस तक, तो 3 में जब वो आता है तो 2 या 3 लाइन या 4 लाइन का पैराग्राफ फिर वही अभ्यास करवाना रहता है। गौरी भाभी मेरे साथ में है, गौरी भाभी को अच्छे से पता है मैं बच्चों को 1 या 2 सेंटेंस में कभी भी बोर्ड देखने नहीं देती थी बीच में। पूरा समय लो अपने हिसाब से, बार बार सुनो, बार बार बोलो, बार बार पढ़ो। जब तुम में ये विश्वास आ जाए कि मुझे पूरा मेरे ब्रेन में चित्रण हो गया है पूरा सेंटेंस का, तभी लिखना है। क्लास 3 में बच्चा एक पैराग्राफ को सुन पाए, है ना। अब वो एक सेंटेंस नहीं, अगर टीचर 4 लाइन बोल रहा है तो उसका सुनने की क्षमता इतनी तेज हो कि वो 4 लाइन को एज इट इज रिपीट कर पा रहा है, और किसी भी शब्द के बारे में 4 से 6 लाइन लिख पा रहा है, किसी भी शब्द। जैसे अपन एग्जांपल देंगे कमल, तो कमल एक फूल है, कमल कीचड़ में खिलता है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, कमल का वो जो बीज और वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो ढेंस बोलते हैं, है ना, उसको भी खाया जाता है। ऐसा करके किसी भी हम शब्द देंगे, माँ, है ना, मेरी माँ का नाम ये है, माँ ये करती है, किसी भी शब्द के बारे में अब उसका कल्पनाशीलता 4 से 6 वाक्य में जाना चाहिए। क्लास 3 में आते आते क्लास 2 में वो अध्यापिका के सानिध्य में पाठ पढ़ता था, और वो स्वयं पाठ को पढ़ सकता है। लिखने में वो एक पैराग्राफ लिख सकता है ना। पैराग्राफ जब हम बोलते हैं, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं। सोचो कि अगर क्लास 1 में हम 1 सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाए थे, क्लास 1 में हम 1 सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाए थे, है ना, सॉरी, क्लास 1 में वर्ड की प्रैक्टिस करवाए थे, क्लास 2 में सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाए थे, तो क्लास 3 में
सहज छोटे छोटे 3 सेंटेंस की प्रैक्टिस होगी। धीरे धीरे ये सेंटेंस बड़ा होता जाएगा, है ना। क्रम को हम सब टीचर हैं, हम अच्छे से समझ सकते हैं कि पहले ही दिन कुछ रिजल्ट नहीं आता। जब मैं रिजल्ट की बात कर रही हूँ, ये ईयर एंड की बात है। स्टार्टिंग में उस लक्ष्य के साथ बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। क्लास 4 में देखते हैं, अब उसकी सुनने की प्रक्रिया इतनी तेज है, अगर टीचर एक बार पाठ को पढ़ती है, क्लास 4 का पाठ, तो बच्चों को लगभग वो पाठ पूरा याद हो जाता है। ये सब प्रयोग करके देखा जा चुका है ना, मैं खुद प्रयोग करी हूँ, इमेजिनेशन नहीं है मेरा। बोलने में पाठ को निष्कर्ष के साथ वो बोल सकता है। क्लास 4 का बच्चा एक पाठ से क्या बताने का कोशिश किया जा रहा है, लेखक इसमें क्या बता रहे हैं, है ना, उसको जो जिस्ट या सार बोलते हैं, इसको बहुत अच्छे से वो बता सकता है एक अभ्यास के साथ। अगर वो जिस्ट निकालना नहीं सीखेगा तो पूरा पाठ जो है ये रोबोटिक तैयार हो जाएगा। किसी भी चैप्टर से क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, इसमें ऐसा होगा, धीरे से डायरेक्ट समझ में आएगा। कुछ कुछ पाठ होता है डायरेक्ट बताया जाता है कि राम ने आया खाना खाया, ये डायरेक्ट है। कहीं कहीं पर वो इनडायरेक्ट रहता है, हमको गेस करना रहता है कि वो उस पूरे पैराग्राफ में ये इनडायरेक्ट मैसेज हमको दिया गया है। तो क्लास 4 का बच्चा डायरेक्ट मैसेज को आराम से बता सकता है। अब जो बच्चा रीड करेगा वो पाठ को अंतर संबंध के साथ पढ़ सकता है। यानी क्या इस पाठ का पहला क्लास में भी मुझे कुछ पता था, क्लास 3 तक वो पहले क्लास का कनेक्शन नहीं ले पाता है, क्लास 4 में वो बता पाता है, हाँ इस पाठ के बारे में मैंने यहाँ भी पढ़ा था, वहां भी पढ़ा था, 3 में भी कुछ टीचर बताई थी और 2 में भी टीचर कुछ बताई थी। और लिखने में अब बच्चा पूरा पाठ को आराम से लिख सकता है, 8-10 लाइन को बुक में पढ़ के, बुक को बंद करके। एज इट इज तो बहुत शार्प अभ्यास होगा, लेकिन लगभग उस आशय को वो लिख सकता है। क्लास 5 में आते आते बच्चे पाठ को क्रम व अंतर संबंध के साथ पढ़ सकते हैं, है ना। जो पिछले बार हमने बात किया था चेतना विकास मूल्य शिक्षा बुक को, कि इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों क्रम है, तो क्लास 5 के बच्चे इस क्रम को पूरे के पूरे देख पाते हैं। अच्छा, ये पाठ में ऐसा भी क्रम है और वैसा भी क्रम है, ये दोनों के साथ बच्चे उस पाठ को पढ़ पाते हैं। यानी अगर पूरे बुक को होल मानेंगे तो वो होल और पार्ट दोनों को लोकेट कर पाता है। ये हमारे 5 के बच्चे बहुत अच्छे से किए थे, बहुत अच्छे से। जब वो बोलते हैं, अब वो पूर्वा पर पाठ के साथ बोलेंगे। अगर टीचर उनको पूछती है कि इस पाठ से आपको क्या समझ में आया, तो वो सिर्फ पाठ के बारे में ना बताकर अब ऐसे बता सकते हैं कि हमने इस पाठ के बारे में 2 में ये पढ़ा था, 3 में ये पढ़ा था, 4 में ये पढ़ा था और 5 में ये पढ़ रहे हैं। पढ़ने में पाठ का क्रम वो अंतर संबंध के साथ पढ़ सकते हैं। अब बच्चों का लिखना पढ़ना इतना सहज होना चाहिए कि वो एक पाठ को पढ़ते हुए खुद ही शोध पूर्वक पिछले कक्षा का बुक को खोलकर उसको पढ़ पाए। अब उनको पढ़ना इतना भारी नहीं होनी चाहिए कि टीचर अगर एक पेज बोल रहा है तो वो एक ही पेज पढ़ गया। और लिखने में अब वो अपना स्वयं का कल्पनाशीलता लगाकर विश्लेषण या एनालिसिस के साथ लिख सकता है। इसमें शायद ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है, उसका अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर सकता है। ये विश्लेषण में मैं एक बढ़िया सी एग्जांपल्स देती हूँ, है ना। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। मैं बच्चों के साथ एक बढ़िया सी काम करती थी, है ना। जैसे आप लोगों ने सब जीवन विद्या का परिचय से भी अध्ययन किए हुए हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि दृष्टि छह दृष्टि होती है ना, तुलन में। प्रिय दृष्टि, हित दृष्टि, लाभ दृष्टि, न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि और सत्य दृष्टि। मैं बच्चों के साथ एक मजेदार काम करती थी। समर वेकेशन में या कहीं पर भी अगर बच्चे घूम के आते थे, मैं बच्चों को बोलती थी आज आप जहाँ से भी घूम के आए हो, है ना, सोचो एक एग्जांपल्स लेते हैं, एक बच्चा दिल्ली घूम के आया, तो वो मेरे को दिल्ली घूमने की जो अपनी कहानी है
है ना। तो वो 6 तरीके से मुझे सुनाएगा। पहले वो मुझे प्रिय तरीके से सुनाएगा, है ना। अगर कोई प्रिय दृष्टि वाला व्यक्ति दिल्ली घूमने जाए तो उसका वर्णन वो कैसे करेगा, उसको क्या क्या अच्छा लगा। सेकंड में बच्चों का वर्क होता था कि उसको हित दृष्टि से बताओ। अब वो अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पूरी दिल्ली का चित्रण करेगा। तीसरा, लाभ दृष्टि से बताओ। अब वो लाभ आधार पर चित्रण करेगा, तो कितना पैसा का टिकट आया, कहाँ कितना का खाना मिला, कहाँ अधिक मूल्य दिया, कहाँ कम मूल्य दिया, पूरा कहानी जो है वो पैसा के ही आसपास घूमती रहेगी। न्याय दृष्टि के आधार पर बताओ कि आप जिनके साथ गए आप संबंधों में कितना ध्यान रख पाए। फिफ्थ में धर्म दृष्टि के आधार पर बताओ आप वहां पर क्या एक बड़ी व्यवस्था को देख पा रहे थे। ट्रेन में जाते हुए एक ट्रेन में कितने लोग होंगे, ये कौन चलाते होगा, इसका शिफ्टिंग कैसा होता होगा, एक ट्रेन के बाद दूसरा ट्रेन, ये रेल पटरी, कहीं पर टाइमिंग, कितने लोग इसमें लगे होंगे, होटल जा रहे हैं तो कितने लोगों का उसमें होगा। क्योंकि क्लास 5 में सामाजिक पूरकता पाठ भी है इधर, है ना। चेतना विकास के बुक के साथ ये कनेक्शन सब चल रहा है। तो इस तरीके से एक एक्सरसाइज से बच्चों की जो एनालिसिस, जो 4.5 क्रिया है, ये काफी क्या बोलेंगे उसको, तेज होता है या धार लगता है। तो क्लास 5 का हमने बात किया कि उन्हें पाठ को अंतर संबंध के साथ पढ़ सकता है, पूर्वापर पाठ के साथ बोल सकता है, और पाठ का क्रम अंतर संबंध के साथ रीडिंग कर सकता है। और अब वो जो लिखेगा, जो पाठ से लिखा गया है, उसमें अपना स्वयं का आशय या स्वयं का विश्लेषण के साथ उसको लिख सकता है। क्लास 5 तक अगर बच्चों में ये हो गया है और यहाँ पर आकर हमारा व्यवहारिक शिक्षा भी पूरा होता है, आप लोगों को पता होगा, और क्लास 6 से तकनीकी शिक्षा चालू होती है ना, व्यवहारिक शिक्षा जो रहती है। और ये एक एक शब्द के ऊपर क्यों व्यवहारिक शिक्षा है, क्यों तकनीकी शिक्षा है, इस पर जब हम कभी आमने सामने बैठेंगे या मौका मिलेगा, ये सब पर हम बात कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट टाइम है, तो मैं इसको फटाफट 6 और 7 का कर देती हूँ। क्लास 6 में बच्चे सुनने में तर्क संगत वो अनुमान के साथ सुनेगा। अब वो लॉजिक करेगा टीचर को, रेशनल, है ना, कि ऐसा क्यों है, आपने पिछली बार तो ऐसा बताया था, अब की बार ऐसा बता रहे हैं, ये दोनों में क्या कनेक्शन है। और उसमें वो अपना अनुमान भी लगाएगा, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्या ये चीज ऐसा भी हो सकता है। तो ये उसका सुनने में जो लॉजिकल है, व्यवहारिक से वो तार्किक होने की ओर जाएगा। जब वो बोलेगा तभी भी सेम तर्कसंगत बोलेगा, अनुमान के आधार पर बोलेगा और निष्कर्ष के साथ बोलेगा। सामने वाले को ध्यान से सुनकर कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका आशय क्या है, मैंने इसे समझा है, मैं ठीक समझ रही हूँ या नहीं समझ रही हूँ, इसके साथ वो बोलेगा। और रीडिंग में वो संदर्भ पुस्तक पढ़ने लायक हो गया है। अब वो अगर एक पाठ पढ़ रहा है, उसका रेफरेंस बुक के साथ वो पाठ को पढ़ेगा। और लिखने में निष्कर्ष लिख सकता है, सामान्य निबंध लिख सकता है, पत्र लिख सकता है, काल वर्णन लिख सकता है, भूत वर्तमान और भविष्य का, कब क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये किसी भी घटना का वो वर्णन कर सकता है। दृश्य वर्णन, जो मैं अभी एग्जांपल दे रही थी, दिल्ली घूम के आना तो 6 दृष्टि में बता पाना, और किसी भी चीज को मैं दृष्टापद में हूँ, इसको वो देख पाता है। क्लास 7 में बच्चे सामान्य प्रयोग, है ना, जो भी पाठ को वो पढ़ते हैं वो उसका सामान्य प्रयोग करते हुए इसको सुनेंगे कि मैंने प्रयोग किया था तो वो ऐसा हुआ था या वैसा नहीं हुआ था। विचार में प्रयोग, व्यवहार में प्रयोग और कार्य में प्रयोग के लिए सहमति के साथ, है ना, बोलने में परिमार्जित सटीक शब्दकोश के साथ वर्णन का प्रयास। अब वो बड़ा हो रहा है तो उसका परिमार्जित और सटीक शब्दकोश के साथ उसको बात को रखना आना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, पढ़ने में, है ना, छोटी पुस्तक, चरित्र वर्णन, यात्रा वर्णन, ये सब वो रीडिंग कर सकता है, जिसको अपन बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ चरित्र को वो पढ़ेगा तो उसके अंदर श्रेष्ठता की स्वीकृति होगा और चरित्र वर्णन होगा। और लिखने में अपनी आशय को लिख सकता है, संदर्भ को लिख सकता है
और प्रसंग के साथ लिख सकता है। तो ये एक सामान्य जानकारी थी और आपके पास इसका PDF है। इस पर अगर कुछ क्वेश्चंस करना है, कुछ बात करना है, मेरा अपना बहुत सारा प्रयोग किया हुआ है, तो जैसे आवश्यकता पड़ेगा हम उसमें शेयरिंग करेंगे। धन्यवाद। मिथिला मिशन स्टार्ट हो गया ना? धन्यवाद। गौरी भाभी देना है मोबाइल अपने लिए खरीद गौरी लेना। भाभी जी दीदी बहुत बढ़िया, थोड़ा सा सुंदर ढंग अच्छे से, बहुत सूक्ष्मता से आपने ध्यानाकर्षण कराया कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका क्या क्रम होगा और ये क्रम क्यों होगा, ऐसा ही क्यों होगा। तो बहुत ही जबरदस्त आपकी अभिव्यक्ति। तो चूंकि आपको जाना भी है तो हम थोड़ा फीडबैक की ओर चलते हैं। तो हमारे जो भाई जी बहन अभी सुन रहे थे तो थोड़ा क्रम से अपना फीडबैक रखेंगे। या कुछ पूछना है तो सुन रहे हैं ना? हाँ हेलो। हाँ दीदी। हाँ, तो ये जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुनना भी बच्चे के लिए स्किल है। मैं कभी इसको गौर नहीं की थी, क्योंकि बच्चा लिख सके, पढ़ सके और बता सके अभिव्यक्ति कौशल के माध्यम से, इतना ही समझ में आता था। आज मैं अच्छे से जान पाई कि सुनना भी बच्चे के लिए स्किल है और बहुत जरूरी है करके। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से बताई है। बहुत बढ़िया अमिता दीदी जी। जो भी रखेंगे ना तो थोड़ा कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम और वही जरूर रखें। अगली फीडबैक के लिए चलते हैं। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ बताइए दीदी। हाँ दीदी, नमस्ते दीदी। हाँ दीदी, ये सुनने वाले कौशल को बढ़ाने के लिए आवाज आपकी आवाज धीरे आ रही है केसरी दीदी, थोड़ा सा ना आवाज को वो करिए। हाँ हेलो बताइए। हेलो। हाँ, सुनने का कौशल कैसे बढ़ाएं? दीदी दीदी से प्रश्न है, सुनने का कौशल में आप क्या क्या प्रयोग किए हो, इसको थोड़ा से बता सकते हैं क्या? हेलो शालू दीदी जी। हेलो। हाँ दीदी। हाँ रिपीट करेंगे। हेलो। हाँ हाँ दीदी। भाभी मेरा कोई म्यूट कर दे रहे हैं, आप ध्यान रखिए उसका। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन था? सुनने वाले भाग को बढ़ाने के लिए, सुनने का कौशल बढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रयोग किए हैं दीदी, इसको थोड़ा से कुछ बता सकते हैं? मतलब थोड़ा बहुत। सुनने की कौशल बढ़ाने के लिए जो सबसे पहली बात है कि बच्चों का टीचर के प्रति स्वीकृति। अगर बच्चों का अध्यापक के प्रति सहमति होता है तो ही वो सुनने की क्रिया प्रॉपर हो पाता है। बाकी अगर नहीं भी है, एक तो सुनने की क्रिया सही है तो आगे बढ़ना है, नहीं है तो पहले उसको बनाना है। इसके लिए जो संवाद प्रक्रिया होता है, बच्चों की मन की बात जानना होता है। अगर उसके मन में कोई बात पहले से ही है ना, हम अपने पर भी चेक करेंगे, अगर हम कुछ और सोच रहे हैं तो हम सुन नहीं पाते हैं। तो टीचर के साथ संबंध जितना गहरा होगा, जितना एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, उतना ही सुनने की क्रिया गहरी होगी। नोन टू वन नो, जो हम बोल रहे हैं कि बच्चे बात जो है बच्चे की काम की हो। हमारी काम के बात के बीच और बच्चों के काम के बात के बीच अगर गैप बन जाती है, बच्चा का पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो किस तरीके से हमारी प्रस्तुतिकरण हो कि वो बच्चे की आवश्यकता हो और बच्चों की मन की छू जाए और टीचर बच्चों की फेवरेट हो, तो फिर सुनने की क्रिया बहुत सहज रूप से होती है। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के काम हमको तो टीचर के लिए हो चाहे पेरेंट्स के लिए हो, घर में भी यदि हम हैं तो हमारे प्रति स्वीकृति होगी तो बच्चा हमारा भी सुन पाएगा। तो सबके लिए लागू होता है ये नियम। तो एक तो स्वीकृति हो, दूसरा जो भी बात हो वो बच्चों के काम की हो। मतलब हमारी काम, जैसे मैं चाहती हूँ कि बच्चे कुछ बन जाए और बच्चा कहीं और खड़ा है, तो हम दोनों की मानसिकता का जो धरातल अलग अलग है, इसके बीच एक सुंदर सा ब्रिज हो। बच्चे के काम की चीज से हमारी काम की चीज तक हम आ पाए,
ये बहुत सहज तरीके से अगर हम सजा पाते हैं तो बच्चों की सुनने में सहमति होती है। बहुत बढ़िया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स देती हूँ। आज भी हम कहीं भी सुनते हैं तो हमारी काम की चीज हम तुरंत उठा लेते हैं। आप 3 घंटा तक टीवी न्यूज देखोगे, आपको कितना याद रहेगा पता नहीं। अगर वो न्यूज में एक बार हल्का सा बोला कि कल से सारी टीचर लोगों को सैलरी डबल है, सही बात। क्या सुनाई दिया उसमें पूरा 3 घंटा में? सैलरी। क्यों? क्योंकि वो हमारी काम की चीज थी। जी। तो हमारी पढ़ाई ऐसी हो कि वो बच्चे काम की चीज हो तो उसको सुनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो नहीं सुन रहा है या तो सहमति नहीं है या वो बच्चे की काम की ही नहीं है, या हम उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं काम की। बहुत बढ़िया। जी, खूब बढ़िया। अगले फीडबैक के लिए। हाँ दीदी नमस्ते। मैं सावित्री बोल रही हूँ धमतरी जिला से। इसमें आपने शिक्षा के 3 भाग बताया दीदी, एक तो समझना, दूसरा सीखना और तीसरा करना। तो समझना में नियम की स्पष्टता होना, जैसे प्राकृतिक नियम है, बौद्धिक नियम है और सामाजिक नियम है। जी। नियम में जैसे कुछ नियमों को दीदी हम देखें, जैसे दिन रात का होना या पूर्व दिशा में सूर्य का उगना या पानी याद रहा। से हम समझने के क्रम में नियम की स्पष्टता को समझते हैं। जी। सीखने वाले में जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भाषा को सीखना है, हिंदी, अंग्रेजी, आदर्श भाषा या सिलाई करना सीखना है, तो पहले हम उसको समझते हैं, डायरेक्ट काट नहीं देते हैं, कपड़े को नाप लेते हैं, तो समझ कर सीखना होता है। नहीं, तीनों में तीनों चीज रहेगा, तीनों में तीनों चीज रहेगा, कोई एक प्रधान रहेगा। किसी में सीखना प्रधान होगा, किसी में करना प्रधान होगा, किसी में समझना प्रधान होगा। जी दीदी। और एक बात टुकड़ा नहीं है। जी। एक बात और स्पष्ट हुआ कि अभी तक बोलना ज्यादा हुआ है ना, सुनने की प्रैक्टिस कम हुई है, तो सुनने की प्रैक्टिस का अभ्यास ज्यादा हो क्लास 1 में बच्चों का, इस पर ध्यान गया। और एक चीज और स्पष्ट हुआ कि शब्द का अभ्यास ठीक होने पर सेंटेंस ठीक होता है, मतलब सेंटेंस ठीक होने लगता है और फिर पैराग्राफ राइटिंग में दिक्कत नहीं होती है। जी बिल्कुल। और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, संबोधन, सहयोग और आज्ञा पालन पर बाबा जी ने ज्यादा फोकस किया है। नहीं, 7 तक मैंने बनाया है, बाबा जी पूरा आखिरी तक फोकस किए हैं, यूनिवर्सिटी तक। अच्छा। उस समय जब मैं विद्यालय में 4 साल पहले बनाई थी, तब मेरे अंदर 7 तक का ही अनुमान बना, या उतनी ही आवश्यकता थी उस समय। उसके आगे की काम मैंने किया नहीं है। बाबा जी पूरा फोकस किए हैं, मैं 7 तक लिखी हूँ उसमें। ठीक है। तो मैं आप सबको एक सेकंड मैं आप सबको फिर से ध्यान दिलाऊंगी, मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन में भी बाबा जी ने श्रवण, मनन, निधिध्यासन को कहा है, बोलना उसमें नहीं है। तो सुनने की क्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो अच्छा से सुन लिया, बाकी सब सहज रूप से हो ही जाएगा। सुनेगा तो बोल ही लेगा। मेन फोकस जो होगा वो सुनने की क्रिया की होगी। कि स्कूल में भी जो इवैल्यूएशन होगा बच्चों की मूल्यांकन की, जो आपको गौरी भाभी आप लोगों को बताएगी मूल्यांकन के बारे में, हमारे यहाँ मूल्यांकन होता है नर्सरी से भी, कि सुनना, बच्चा कितना बार में सुन पाता है, सुनने की क्वालिटी क्या है, ये एक असेसमेंट का जरिया है। जी ठीक, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अगला फीडबैक के लिए और एक आध सुनते हैं, फिर दीदी को करते हैं, है ना। एक आध और हमारी कोई बहन मेरे को 2-5 मिनट में दिक्कत नहीं, आप समय देख लीजिए गौरी भाभी। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो 2 फीडबैक और ले लेते हैं, है ना। और उसके पहले मैं एक बात बता दूं, आज हमारे बीच कैलाश उपाध्याय भाई जी, प्रभुराम गंगवेर भाई जी, धर्मेश विश्वकर्मा भाई जी, धर्मेंद्र विश्वकर्मा भाई जी, रविशंकर साहू भाई जी, अग्रसेन देशमुख भाई जी, हर्षा बेटा जी, ये सारे जो हमारे नए अतिथि है आज, तो इन रोज जो रहते उनका तो है ही, साथ में ये सारे नए हमारे बंधु भगिनियों का भी उत्सव पारा में इस प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत है। चलिए अगला फीडबैक। हेलो, सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं गीतेश्वरी बेमेतरा से हूँ।
दीदी जी जो बताई है ना, वो बड़ी मम्मी, जो क्लास 1 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सुनना है। सुनना को स्मृति में रख पाना आवश्यक है, और क्लास 1 में अक्षर पहचानना, मात्रा की पहचान होना, ये क्लास 1 में है। और क्लास 2 में एक पूरा वाक्य सुन पाए, छोटे छोटे वाक्य बना पाए, और अध्यापिका के साथ में पढ़ पाए, ये क्लास 2 में है। और शुरू में सहज बात को सुन पाए, सबसे शुरू में क्लास 2 में। और क्लास 3 में एक पैराग्राफ को सुन पाए। तो सुनने का क्रिया सभी में है, मतलब पहले सुनेगा, उसके बाद फिर सीखेगा, फिर पढ़ेगा, ऐसे है सब में। और क्लास 4 में है पाठ के अंतर संबंध के साथ में पढ़ पाना, और पूरा पाठ को लिख पाना। और क्लास 5 में है क्लास 5 में विश्लेषण, पाठ का विश्लेषण कर पाना, और एक पेज को पढ़ पाना। क्लास 5 में है और पूर्व पर पाठ पहले की कक्षाओं का स्मृति कर बता पाना, क्लास 4 में है। और क्लास 5 में और क्लास 4 में इनडायरेक्ट मैसेज को पहचान पाना, बता पाना पूरा पाठ का। ये क्लास 4 में। तो सभी पाठों में मतलब क्रम से आगे बढ़ने का प्रक्रिया है बड़ी मम्मी जी, वो बहुत अच्छा लग रहा है। क्रम से धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप करके आगे बढ़ने का, सुन के समझना है, और समझ के फिर पढ़ना लिखना है। ये बहुत अच्छा लगे। बहुत बढ़िया। हमारे नए भाई जी बहन जी जो जुड़े हैं, वो भी कोई फीडबैक देना चाहे तो उनका भी स्वागत है। तो हम और एक आध सुन लेते हैं, एक दो, है ना? तो स्वयं स्फूर्त जो भी देना चाहे फीडबैक। हेलो, अगले फीडबैक के लिए। हेलो। हाँ जी। दीदी प्रणाम। हाँ भैया जी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। एक प्रश्न था मेरा। भैया जी, आप कहाँ से हो? अपना नाम और स्थान बताइए। जी प्रणाम, मेरा नाम आशुतोष नीरज है और मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। स्वागत है भैया जी आपका, बताइए भैया जी। जैसे मध्यस्थ दर्शन को अगर देखें तो उनके पाठों में एक कनेक्टिविटी दिखती है ना? जी। जो परंपरागत जो पाठ है, जैसे मैं 11वीं में हिंदी पढ़ाता हूँ और 12वीं में हिंदी पढ़ाता हूँ, तो दोनों के पाठ बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो उन दोनों कक्षाओं को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है? जी भैया जी, भैया जी बात आपने सही कहा है ना। मेरा भी पहले पारंपरिक शिक्षा का नहीं था जानकारी, लेकिन मैंने अभी डीएलएड किया साहू भैया और गौरी भाभी की सहायता से। जी। एक मुझे औपचारिक डिग्री लेनी थी, तो उसको पूरा करना था। तो मैं जब उसका गाइडलाइन पढ़ी, स्कूलों की जो गाइडलाइन रहती है, वो कोई ना कोई क्रम से तो भैया चलता है। मैंने जहाँ तक हमने डीएलएड किया, तो 8वीं तक का ईवीएस बुक, हिंदी, सब में एक माइनर सा कनेक्शन था। जी। है ना? मतलब जो एनसीईआरटी वाला, एससीईआरटी वाला जो भी लिखते हैं, रेंडम तो कोई भी चीज लिखा नहीं जाता। क्या कनेक्शन है या क्या कनेक्शन हम निकाल सकते हैं, इस पर थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा। जहाँ तक मुझे जानकारी है ना? मतलब जो स्कूल की जो गाइडलाइंस रहती है, अब साहू भैया बताएंगे उसमें, क्योंकि भैया किताब के ऊपर काम भी करते हैं। ठीक बात है। कुछ तो विजन लेते हैं वो लोगों, हेलो। और उस विजन के साथ नीचे एक्सप्लेन होता है चीजें। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दीदी जी। जी भैया, मैं आपको जानती हूँ ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। लेकिन आपका चेहरा मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है? अभी मिलेंगे तो बताऊंगा आपसे। ठीक है, कभी वीडियो कॉल कर लेंगे। ठीक है दीदी। चलिए, बढ़िया, खूब बढ़िया। हाँ, तो मेरे ख्याल से और किसी को देना है फीडबैक, क्या अपन आगे बढ़े? आगे बढ़ना ठीक रहेगा, फिर भट्ट जी को समय जी। कम हो जाएगा। तो शालू दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर ढंग से क्रम को रखना और सारे प्रश्नों को उत्तरित करना और अपना मूल्य समय देना। तो दीदी, पूरे उत्सव पारा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। भाभी, आपका अधिकार है हमारे ऊपर, है ना? जहाँ अधिकार होता है वहाँ धन्यवाद बोलना बनता नहीं, तो साथ साथ ही है। जी, तो अब हम चलते हैं
जो अगले हमारे भाई जी है, परम आदरणीय अखिलेश भाई जी, तो उनका जो टॉपिक है प्राथमिक कक्षाओं में प्रभावशाली हिंदी शिक्षण, इस टॉपिक पर भैया जी अपनी प्रस्तुति रखेंगे। तो परिचय के क्रम में मैं श्रीमान जी से निवेदन करूंगी कि वो थोड़ा सा भाई जी का परिचय रखें। हेलो भट्ट सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी भैया, मैं बहुत अच्छी तरह से सुन पा रहा हूँ। जी। तो आदरणीय डॉक्टर अखिलेश भट्ट जी मूलतः दिल्ली से हैं। आप की शुरुआती जो नौकरी रही है जवाहर नवोदय विद्यालय से, आपने हरियाणा से स्टार्ट किया था। आप 19 वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय में रहे। उसके बाद आप 4 साल छत्तीसगढ़ में NIOS के रीजनल डायरेक्टर की जिम्मेदारी में थे और वर्तमान में आप दिल्ली सरकार में शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक के पद में कार्यरत है। आपने 2 बड़े-बड़े उसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप और मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग में। और साथ ही आपकी साहित्यिक सांस्कृतिक बहुत जुड़ाव है आपका बहुत सारी गतिविधियों से, और आपने हिंदी में ही उपन्यासों में मित्र की संचेतना में आपने PhD डॉक्टरेट की है। आपका आकाशवाणी और दूरदर्शन में बहुत गहरा जुड़ाव है, उसके पैनलिस्ट भी हैं और आपकी अभी तक 2200 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आप बहुत ही सहज, सरल, ऊर्जावान, आप बहुत विनम्र हैं और बहुत विशाल व्यक्तित्व के धनी हैं। और आपके परिवार के बारे में थोड़ी श्रीमती जी बताना चाह रही हैं। धन्यवाद श्रीमान जी। तो भैया जी का जो है शैक्षणिक ये तो श्रीमान जी रखे, चूंकि भैया जी भट्ट भाई जी से पिछले 4-5 साल से हमारा भी पारिवारिक संबंध रहा है, तो मैंने जो क्वालिटीज देखी, एक तो भैया जी इतने सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, और भाई जी ही नहीं, उनकी जो हमारी जो भाभी जी है आदरणीय किरण दीदी जी, उनका भी हमारे परिवार में आना जाना हुआ है, और बहुत ही वो भी उतनी ही सहज और सरल है और बहुत मृदुभाषी, हमेशा हंसमुख। और भाई जी का मैंने एक चीज और देखी, मुझे एक वाकया याद आता है, जब मैं HM लोगों का वहाँ डाइट में शिविर ले रही थी और भट्ट भाई जी को पता चला, उनका ऑफिस बाजू में ही था, तो भाई जी पूरे 7 दिन मुझे बता दिए कि जो ये सारे प्रधान पाठक लोग थे और शिक्षक लोग थे मेरे उस शिविर में, तो किसी को ये नहीं पता चलने दिया कि वो किस पद पर किस जिम्मेदारी के साथ है। और इतने पंक्चुअल रहे भाई जी कि क्लास शुरू होते ही आते थे, बाकायदा कॉपी पेन लेके बैठते थे, पूरा नोट करते थे एक एक चीज, और लास्ट दिन जब सत्यापन की बात आई तब उन्होंने अपनी बात रखी। तो इतने सहज, इतने सरल व्यक्तित्व के धनी, और जो एक जिज्ञासा वाला पार्ट, जैसे कहते हैं ना कि मानव जन्म से ही जिज्ञासु होता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो वो मैं देखी कि एक जो सिंसियर स्टूडेंट में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मैंने भाई जी में देखी उस समय में। और वो उस बीच अपनी पूरी जिम्मेदारियां भी निभाई, जो चेक साइन करना है, कुछ करना है, तो जब हम लोगों का ब्रेक होता था उस समय में जाके, क्योंकि ऑफिस बाजू में ही था, तो वो अपना वो भी पूरी जिम्मेदारी निभाते थे। और भाई जी का एक बहुत भरा पूरा परिवार है, और अपने परिवार के साथ साथ और बहुत सारे परिवारों की जिम्मेदारी भैया जी वो करते हैं। भाई जी की जो बिटिया है ऋचा बेटा जी और आदित्य बेटा जी, तो ये भी अपने से जुड़ते हैं और बहुत मन लगा हुआ है। तो पूरा परिवार, जो मैं संस्कार पाठ देख पाती हूँ कैसे होना चाहिए, इतना सब कुछ होते हुए भी, मतलब ये कहते हैं ना कि वृक्ष में जितने ज्यादा फल लगे होते हैं वो उतना ही झुका हुआ होता है, तो वही विनम्रता, वही शालीनता, वही सादगी मैं भाई जी में देखती हूँ, और हमारा परिवार उनसे प्रेरणा लेता है। और एक जो आत्मीयता, जब मेरी बेटी दिल्ली गई कोचिंग के लिए, तो इतना अपनापन, इतनी उसकी केयर, इतना वहां पे उसके लिए वो अवसर उपलब्ध कराना, तो निश्चित ही हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और वर्तमान में उत्सव पारा के एक परिवार के सदस्य भी है भाई जी, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ, बहुत आदर के साथ आदरणीय भाई जी को आमंत्रित करती हूँ कि आकर वो अपना, उनका जो टॉपिक है प्राथमिक कक्षाओं में प्रभावशाली हिंदी शिक्षण कैसा हो, इन पर अपनी बात रखेंगे। तो आइए भाई जी, स्वागत है आपका। सबको सादर नमस्कार। मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही कह दिया गया। दरअसल इस लायक मैं नहीं हूँ कि इतनी मेरे बारे में चर्चा हो। मैं शुरू करता हूँ। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार भट्ट, उप निदेशक शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार तथा पूर्व क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़, जैसा कि दीदी ने अभी बताया भी, प्रातः स्मरणीय वंदनीय बाबा जी तथा उनकी समृद्ध परंपरा को
जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प आदरणीय श्री योगेश भैया जी, श्री के साहू भैया जी, श्रीमती गौरी दीदी जी, श्री दयानंद भाई जी, धनेश भाई जी, श्रीमती रेणु दीदी, शालू दीदी सहित समस्त भाई जी एवं बहनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनके संयुक्त प्रयास से उत्सव पारा का अद्वितीय प्रकल्प हमारे सामने है तथा इस अभिनव प्रयोग की रोशनी में मैं भी सपरिवार इस विद्या को जानने, समझने और जीने के क्रम में हूँ। मैं अपने स्मृति शेष माता पिता जी, आदरणीय भाई बहनों, मित्रों, अपनी धर्मपत्नी श्रीमती किरण भट्ट तथा अपने दोनों बच्चों आदित्य एवं ऋचा के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जो प्रत्येक स्तर पर मेरे समाधान मूलक जीवन जीने के मार्ग में सहभागी हैं। सबको बहुत बहुत नमन। क्या आप सब मेरी बात सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ भाई जी, बहुत अच्छे से, बस आवाज थोड़ा जी। सा हाई कर देंगे पीछे। जी, आइए अब मैं आज के अपने मूल विषय पर आता हूँ। मेरे लिए निर्धारित विषय है प्राथमिक कक्षाओं में प्रभावशाली शिक्षण। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पूर्व मैं शालू दीदी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनकी सरलता, सहजता और विद्वत्ता को नमन करता हूं। बहुत ही सूक्ष्म बिंदुओं को उन्होंने अभी टच किया। मैं बहुत ध्यान से उनको सुन पा रहा था। तो निश्चित रूप से शालू दीदी इस विद्या को जीने वाली विदुषी महिला हैं। मैं भी उनसे बहुत प्रभावित रहा अपने रायपुर प्रवास के दरमियान। प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो मेरा मानना है कि उसका अपनी मातृभाषा पर पूर्ण अधिकार होता है। वह स्वयं की भाषा में ही वाक्यों की रचना करता है, क्योंकि उसे अपनी भाषा का ही पूर्ण ज्ञान होता है। वह विद्यालय की भाषा से अपरिचित होता है। बच्चा जब विद्यालय में आता है तो वह अपनी जिज्ञासा भी साथ लेकर आता है। सीखने की जिज्ञासा, अपने अनुभवों तथा कल्पनाशीलता को एक दूसरे से साझा करने की जिज्ञासा। इन जिज्ञासाओं के उत्तर जैसे ही बच्चे के मस्तिष्क को मिलने आरंभ हो जाते हैं, वैसे ही उसके औपचारिक शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभिक स्तर पर बच्चा थोड़ी कठिनाई का अनुभव करता है। बच्चों की भाषा और पुस्तकों की भाषा के बीच एक मधुर तथा मजबूत सेतु बनाने में हिंदी भाषा शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। प्राथमिक कक्षाओं का परिवेश तथा शिक्षण प्रक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे में हिंदी भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न हो। साथ ही हिंदी भाषा उन्हें सहज और सरल प्रतीत हो सके, ताकि वो हिंदी भाषा में अपने स्वयं के विचार अभिव्यक्त कर सके। प्राथमिक स्तर पर उनका भाषिक अधिगम अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए। यहाँ मैं आप सभी भाई बहनों की सहमति से प्राथमिक कक्षाओं में प्रभावशाली हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कक्षावार रखना चाहता हूँ। क्या आप सबकी सहमति है? जी भाई जी, जरूर रखिए, स्वागत है। आइए पहली कक्षा से शुरू करते हैं। बच्चों को अपनी भाषा में बात करने की पूरी आजादी देनी चाहिए तथा उसे ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे बच्चा बेझिझक अपनी बात कह सके। बच्चे की घर की भाषा, जिसे आप होम लैंग्वेज, मदर टंग कहते हैं, हिंदी भाषा सीखने में सहायक होनी चाहिए। बच्चे को अपनी बात कहने के भरपूर अवसर भी मिलने चाहिए। जब बच्चा अपनी भाषा में कही गई बात को हिंदी भाषा में समझेगा तो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। अध्यापक को इसमें बच्चों का सहयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर बच्चा छत्तीसगढ़ का है तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिक कक्षा में वो छत्तीसगढ़ ही लेकर जाएगा। तो शिक्षक को चाहिए
कि छत्तीसगढ़ी का वहाँ सम्मान करे, भोजपुरी का सम्मान करे, मैथिली का, मगही का, या कोई भी जो लोकल भाषा है जो बच्चा लेकर आ रहा है अपनी कक्षा में, उसका सम्मान होना चाहिए। बच्चों को कविता, कहानी, खेल गीत, पहेली इत्यादि को नाटकीय ढंग से रोचक तरीके से सुनाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों से भी उनके ही अंदाज में सुना जाना चाहिए। कक्षा दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी कक्षा में मात्राओं और परिवेश का स्तर बढ़ाते हुए अनुच्छेद आधारित चर्चा की जानी चाहिए। बालक स्वयं बोर्ड पर लिखे गए शब्दों को बारी बारी से पढ़ सकता है। पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य सामग्री जैसे कहानी की पुस्तकें, अखबार, बाल पत्रिकाओं इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा 3 की बात करते हैं। बच्चों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उनके स्तर के अनुसार गतिविधि कराई जानी चाहिए। विभिन्न प्रकार के ऑडियो और वीडियो सामग्री के माध्यम से हिंदी शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। यहाँ मैं सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज के द्वारा बहुत ही सार्थक और बहुत ही इफेक्टिव ऑडियो वीडियो उपलब्ध है, तो उसका भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर हो तो वो अच्छा ही है। कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण, व्याकरण इत्यादि को संदर्भों के आधार पर समझाने के अवसर उपलब्ध हो। संदर्भों के आधार पर किसी घटना या पात्र के संबंध में बच्चों की तर्क क्षमता का विकास भी किया जाना चाहिए। हिंदी भाषा आधारित छोटी छोटी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। तरह तरह की कविताओं, कहानियों आदि को चित्रों द्वारा समझाने की कोशिश बड़ी ही सार्थक सिद्ध होगी। विभिन्न रचनाओं में आए नए शब्दों के अर्थ बताए जाने चाहिए। वर्तनी के प्रति स्वनियंत्रित लेखन कराना भी उपयुक्त होगा। शब्दों की पुनरावृत्ति, संज्ञा, सर्वनाम, विराम चिन्हों का प्रयोग एवं उनकी पहचान कराई जा सकती है। क्या मेरी आवाज ठीक जा रही है? हेलो हेलो। हाँ भाई जी, आ रही है, अच्छी आ रही है भाई जी, बोलिए। जी दीदी, आइए हम चौथी कक्षा की बात करते हैं। कक्षा 4 में बच्चे की समझ थोड़ी विकसित हो जाती है, अतः हिंदी भाषा शिक्षक को भाषा की बारीकियों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित कराना चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ी हुई सामग्री को निजी अनुभवों को जोड़ते हुए, अपने निजी अनुभवों से जोड़ते हुए उनसे संवेदनशील विचारों को अभिव्यक्त कर सके। इस स्तर पर पहुंचकर छात्र किसी घटना या पात्र के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दे सकें, तर्क दे सकें और विश्लेषण कर सकें। हिंदी शिक्षक को इसके अवसर उपलब्ध कराने होंगे। भाषा शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने के उचित अवसर प्रदान करे। साथ ही साथ प्रोत्साहन और सद्भाव हर स्तर पर बनाए रखे। विभिन्न रचनाओं में आए नए शब्दों का अर्थ समझाकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग कराया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त सामाजिक, प्राकृतिक एवं अन्य संवेदनशील विषयों पर भी खूब सारी सकारात्मक चर्चा की जानी चाहिए। बच्चे को अपनी बात अपने अंदाज में कहने सुनने की पूरी छूट होनी चाहिए। और आइए अब कक्षा 5 में आते हैं। इस स्तर पर पहुंचकर बच्चे विभिन्न स्थितियों, घटनाओं एवं अनुभवों को अपने तरीके से कहने, सुनने, बोलने, लिखने, प्रश्न पूछने, टिप्पणी करने और अपनी राय देने के लायक हो जाते हैं। कक्षा में विविध प्रकार की प्रेरणादायी कहानियों, कविताओं आदि के द्वारा बच्चों को समझने और समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए। बच्चों को समझने और समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए। भाषा की बारीकियों और
उसकी नियमबद्ध प्रकृति को समझने और प्रयोग करने के अवसर भी दिए जाने चाहिए। बच्चे की भाषा की व्याकरणिक इकाइयों की पहचान कर सकें, कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से वो ढूंढ सकें, इस दिशा में भी शिक्षकों द्वारा पहल होनी चाहिए। भाषा शिक्षक को अपने बच्चों के लिए समाचार पत्र, बाल पत्रिका, कार्ड लेखन, शुभकामना संदेश, कृतज्ञता ज्ञापन इत्यादि के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, चित्र वर्णन, स्वरचित कविता, कहानी लेखन इत्यादि के लिए भी अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अंत में मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि सच्ची शिक्षा वही है जो वाणी से नहीं आचरण से दी जाती है। मैंने ये कहीं लिखा हुआ देखा था, युग दृष्टा आचार्य श्री राम शर्मा जी की ये उक्ति है कि सच्ची शिक्षा वाणी से नहीं आचरण से दी जाती है। तो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि एक शिक्षक का आचरण, व्यवहार, विचार, उसका व्यक्तित्व, कृतित्व आदरणीय हो। हमारा अभीष्ट यह होना चाहिए कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक हो सके, और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम बच्चे के मनोविज्ञान को उसके पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भों को समझते हुए सच्चे अर्थों में बच्चों के स्तर पर जाकर उनके साथ न्याय कर पाएंगे। अभिभावक प्रशिक्षण की इस गोष्ठी में सभी भाई बहनों को तथा उत्सव पारा की अद्वितीय परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले सभी परिवारजनों को कोटि कोटि बधाइयां, धन्यवाद। अंत में मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियों से मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। आवाज थोड़ी तेज करिएगा भाई जी। जी। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो एक शिक्षक का उद्देश्य जो है उसकी दृष्टि में हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि 40 मिनट की अगर कक्षा में एक शिक्षक खड़ा है तो किन उद्देश्यों के साथ खड़ा है, और साथ ही साथ स्वयं का मूल्यांकन भी वो करे कि 40 मिनट बच्चों के साथ वो शिक्षक रहा तो उसने बच्चों को क्या दिया, स्वयं को क्या दिया। तो इसका मूल्यांकन भी उसके द्वारा जरूर होना चाहिए। और मुझे बेहद खुशी है जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं, बहुत ही थोड़ा बहुत मैं जान सका हूँ इस विद्या को, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ में 4 साल रहने का, लगभग 4 साल रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं जीवन विद्या और उससे जुड़े हुए लोगों से थोड़ा बहुत जुड़ सका। कुछ 2-4 कण मैं ले सका हूँ और बहुत कुछ लेने के क्रम में हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिना लिए मैं मानूंगा नहीं। बहुत ललक है, और मैं सपरिवार चाहता हूँ कि इस विद्या को जीऊं और इस विद्या की रोशनी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोगी हो सकूं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, और मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति नतमस्तक हूँ। पूरे 4 साल में जो मान सम्मान, स्नेह, प्यार, दुलार और अपनत्व मुझे मिला वो मुझे जीवन भर याद रहेगा। मैं सिर झुकाकर आप सबको और छत्तीसगढ़ की महान परंपरा को नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। और जैसा कि मुझे पूर्व सूचना है, आपकी 2200 जो रचनाएं प्रकाशित हुई है, तो हम चाहते हैं उसमें कि कोई एक रचना का लाभ हम उत्सव पारा वासियों और जितने हमारे भाई जी बहन जी सुन रहे हैं सबको मिले। तो एक निवेदन है भाई जी कि एक कविता कोई आप सुनाएं। जी दीदी, आपका आदेश है तो मैं
दो चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। विनय भाई जी, विनय जी थोड़ा आवाज थोड़ी सी तेज रखिएगा भैया, आवाज में थोड़ी स्लो आ रही है। जी दीदी। हाँ भैया माँ को केंद्र में रखकर एक कविता है मेरी, तो मैं, अब आवाज आ रही है साफ? आवाज जी स्पष्ट है? जी हाँ स्पष्ट है, धीरे में जी पर ठीक है, स्पष्ट। जी। कविता का शीर्षक है बच्चों माँ हूं दुआ तुम्हें है। बच्चों माँ हूं दुआ तुम्हें है, हंसते गाते रहना। बच्चों माँ हूं दुआ तुम्हें है, हंसते गाते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। कितने कष्ट सहे क्या जानो रहे गर्भ के अंदर। कितने कष्ट सहे क्या जानो रहे गर्भ के अंदर। कोई नन्हा फूल खिलेगा सहली पीड़ा हंसकर। तुम आए चहका घर आंगन। तुम आए चहका घर आंगन, बस मुस्काते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। स्पष्ट है दीदी? हेलो। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया भैया कविता है जी, भाई, बहुत स्पष्ट। बहुत ही जी, हाँ। दूसरा बंद देखें। हाँ। घुटनों के बल चलना सीखा तन कर खड़े हुए। घुटनों के बल चलना सीखा तन कर खड़े हुए हो। माँ का अमृत दूध पिया तो इतने बड़े हुए हो। घुटनों के बल चलना सीखा तन कर खड़े हुए हो। माँ का अमृत दूध पिया तो इतने बड़े हुए हो। जहाँ रहो तुम याद रहे माँ। जहाँ रहो तुम याद रहे माँ। आते जाते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। मिले तुम्हें मेहनत की रोटी पाप कमाई भूलो। मिले तुम्हें मेहनत की रोटी पाप कमाई भूलो। जैसे गोद झुलाया तुमको सुख के झूले झूलो। बांटो खुशी खुशी पाओगे। बांटो खुशी खुशी पाओगे। बाग लगाते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। बच्चों माँ हूं दुआ तुम्हें है, हंसते गाते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। ध्यान चाहूंगा कि तेरी एक हंसी में पाई दुनिया भर की खुशियां। तेरी एक हंसी में पाई दुनिया भर की खुशियां। बेटा बेटी दो दो आंखें मेरी सारी दुनिया। नींद तुम्ही हो सपने भी हो। नींद तुम्ही हो सपने भी हो। उसे सजाते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। अगला बंद ध्यान चाहूंगा। आवाज जा रही है ना? जी भाई जी। जी दीदी। भेद न करना गर्व न करना। भेद न करना गर्व न करना। सबको अपना मानो।
पत्थर को मत कभी पूजना, खुद को ईश्वर जानो। भेद न करना, गर्व न करना, सबको अपना मानो। पत्थर को मत कभी पूजना, खुद को ईश्वर जानो। सदा फकीरी में भी मस्ती, गीत सुनाते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। उस दिन तो मैं डूब मरूंगी, उस दिन तो मैं डूब मरूंगी, होंगे अत्याचारी। मासूमों का कत्ल कराकर होंगे सत्ताधारी। बेटे कोई दुख से कातर, बेटे कोई दुख से कातर, गले लगाते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। और अंतिम बंद है, ध्यान ध्यान चाहूंगा। जिस दिन बुद्ध कबीर बनोगे मेरी कोख जुड़ेगी। जिस दिन बुद्ध कबीर बनोगे मेरी कोख जुड़ेगी। दुख से जर्जर इस धरती पर दुनिया नई बसेगी। दुख से जर्जर इस धरती पर दुनिया नई बनेगी। हो समानता आजादी हो समानता आजादी हो, दीप जलाते रहना। पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। बच्चों माँ हूँ दुआ तुम्हें है, हंसते गाते रहना। पथ की बाधा से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत भैया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही भैया आप भावपूर्ण कविता है। आपकी कविता भाई जितनी देर चलते रही, श्रीमान जी और मेरी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। अरे दीदी, आपने एक कृतज्ञता का संचार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीदी, ये कविता, दीदी ये अपना अपना जो संबंध वाला जो वो है ना, उसके हिसाब से ये कविता तो बहुत ही सिलेबस के हिसाब से ये कविता है, तो बहुत ही अच्छी कविता है। और भैया ऐसी आपकी रचनाएं हमारे को कहाँ से मिल पाएगी? और बाबा जी की कृपा से ये सब हो पाया है। किया है तो की कृपा है, तो ये आगे भी क्रम चलता रहेगा। जी बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपकी रचनाएं मिल पाएगी हमको इंटरनेट पे, या ऐसा कुछ रचनाएं हैं, बुक्स वगैरह? जरूर, मैं स्वयं उपलब्ध कराऊंगा। 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, तो मैं बहुत बढ़िया। नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा। जरूर भैया, जरूर। जो गहराई है ना आपके भाव, मतलब जो भाव व्यक्त करते हैं आप, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने घर में अपनी माँ को देख रहा हूँ। ओहो मेरी भी बहुत ही बढ़िया। जी ठीक भैया। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। आज पता चला भैया जी आप सिंगर भी हो। तो सारे भाई जी बहन जी जी जी, बहुत बढ़िया। मैं धनेश बोल रहा हूँ भैया। जी जी नमस्ते भैया, आप सबको। बढ़िया, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। आप उत्सव पारा जिस दिन आप आए थे भैया, तो मैं था वहाँ पे उत्सव पारा में। जी भैया, आपका मिला। आप मुझे दिख रहे हैं भैया, यहाँ से दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, आपका अच्छा, चेहरा याद अच्छा। आ रहा है। जी 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 भैया, बहुत बढ़िया भैया। आप दोबारा आपका स्वागत है, और कभी भी आप समय मिले तो बिल्कुल आइए। जरूर भैया, जरूर आऊंगा। जी जी धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा प्रस्तुति था आपका। बहुत सारी शिक्षाप्रद जानकारी आपने दिया, और सुमधुर संगीत के माध्यम से आपने हमको जो भाव भरी जो गीत है वो बढ़िया लगा आपका। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले फीडबैक के लिए हमारे भाई जी बहन जी जिनका जहां ध्यान गया हो, थोड़ा सा अपनी बात रखेंगे। हेलो। हाँ जी।
हेलो, हाँ आवाज बोलिए आ रही बोलिए है? बोलिए आवाज बोलिए। आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही जी आ रही आ रही आ रही। मैं सुरेश कुमार लगता हूँ सूरजपुर से। आज जी मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे 105 से मैं जुड़ा हुआ एक सदस्य के रूप में सक्रिय हूँ। और भैया जी का इतने सारा मतलब हिंदी के प्रति ज्ञान, कविता लिख पाना और इतने रचना कर पाना, और रचना के हिसाब से उन्होंने प्राथमिक साधक इतने सहज भाव से बताया कि किस प्रकार से बच्चों को अभिव्यक्त होने का पूरा अवसर देना चाहिए और उनके भाषाओं को ना नकारते हुए बच्चे क्या अभिव्यक्ति देना चाहता है, ये बहुत अच्छा लगा। और सालू दीदी का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। कुल मिला के है कि ये सब सुनने के बाद हमको लग रहा है कि सीखने का अवसर हमारे अंदर बना है, कि हमको ऐसा अवसर मिले हैं कि ऐसे परिवार के बीच में हम लोग हैं, आसानी से सीख सकते हैं और हमारे पास सिखाने वाले कई भैया और दीदी हमारे सामने है ही। ऐसा मेरे को अच्छा लगा ये। ठीक है दीदी, बहुत धन्यवाद बढ़िया, भैया जी। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। अगले अगले फीडबैक के लिए अगले फीडबैक जो भी भाई जी बहन जी देना चाहे, कोई नए लोग देना नए नए भाई जी बहन जी भी दे सकते हैं, और जो पहले से जुड़े कोई भी रख सकता है, थोड़ा समय को ध्यान रखते हुए 5 मिनट। हेलो। हाँ जी, हाँ दीदी नमस्कार। हाँ भाई जी पवित्र नमस्ते। यादव महासमुंद से बोल रहा हूँ। जी भाई जी। जी जी, आज जो प्रस्तुतिकरण हुआ है दीदी का, सालू दीदी का, मैं पूरा नहीं सुन पाया। वैसे सालू दीदी का मैं शिविर भी किया हूँ, लेकिन जितना भी सुन पाया बहुत ही मतलब प्रेरणादायक रहा और बहुत अच्छी जानकारी मिली। और साथ में अभी भैया जी जो कविता बताए, उनका नाम क्या है? कविता और ये भाषा शिक्षण, क्या भैया जी? जी नाम क्या है? जो डॉक्टर अखिलेश भट्ट। अच्छा, अखिलेश भट्ट जी का जो जी जी रचना जो किए, रचना जो अभी गाए, बहुत ही सारगर्भित और भावपूर्ण था। साथ ही हिंदी के विषय में प्राथमिक शिक्षा के बारे में बहुत गहरी जानकारी दी। बहुत ही अच्छा रहा दीदी, इतना मैं धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। अगले उनकी feedback के लिए- कविता से ही व्यक्तित्व का और गहराई का पता चल जाता है। जी 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 भैया, सही है। अगला फीडबैक। सभी लोग रखे, थोड़ा समय को ध्यान रखते हुए, स्वयं स्फूर्त। हेलो हेलो, हाँ जी मम्मी जी प्रणाम, सभी को नमस्ते। वो क्लास नमस्ते। 1 में ना बड़ी हेलो हाँ आ रही आवाज। क्लास 1 में मातृभाषा के साथ में समझना हो, ये बताए हैं। क्लास 2 में पाठ्य पुस्तक के अलावा बाल पत्रिका के जरिए ध्यान देना, और क्लास 3 में ऑडियो वीडियो के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑडियो वीडियो के द्वारा भाषा को मतलब सिखाने के लिए बताए हैं। और क्लास 3 में संज्ञा, सर्वनाम, विराम चिन्ह सभी चीज को ना बताने के लिए चित्रों के माध्यम से हिंदी भाषा की प्रतियोगिता कहानी के जरिए बताने के लिए बताए हैं। और क्लास 4 में भाषा की बारीकता को बताने के लिए बोले हैं। बच्चे को संवेदनशील विचारों को बच्चे प्रकट कर पाए, तर्क कर पाए, विश्लेषण कर पाए, ऐसा है क्लास 4 में। और क्लास 5 में प्रश्न पूछने, कहने, सुनने और बोलने में उनकी समझदारी बढ़ जाए, तेज उनका दिमाग तब तक ज्यादा हो जाता है कि वो लोग कहना और प्रश्न पूछना सीख जाते हैं। तब तक समाचार पत्र और बाल पत्रिका, निबंध लेखन, सुलेखा पत्र के माध्यम से और भाषा को बताए हैं बड़ी मम्मी जी। हाँ इतना। बहुत बढ़िया बेटा जी, इससे ये समझ में आ रहा है आपकी प्रस्तुति से कि आपका सुनना बहुत हो रहा है, आप 100% सुन पा रही हो, ये समझ में आ पा रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटा जी, बहुत तो बढ़िया। सब लोग अपना कीमती समय दे के हमारे लिए वक्त निकाले हैं, तो हमारा भी तो फर्ज है मम्मी को समझे। जी जी बहुत बढ़िया। अगले फीडबैक के लिए सभी को नमस्ते, मैं ललिता बोल रही हूँ बैतूल से। शालू दीदी का प्रस्तुति तो पहले की तरह ही
बहुत प्रेरणादायी और सीखने के लिए है ही। आदरणीय अखिलेश भैया जी का भी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी हमारे लिए, बहुत उसमें भी सीखने और करने के लिए बहुत सारी चीजें मिली। लेकिन उसके साथ ही उनकी जो कविताओं ने जो सबको हिलाया वो चीज, और मैं तो पूरे टाइम फिर हम लोग जब छोटी शिविर में मई में थे उस समय में भैया के साथ बहुत बार आना जाना हुआ, तो मेरे दिमाग में तो उनकी वही सब वो रील ही घूम रही थी। मतलब इतना बड़ा व्यक्ति, इतने क्या बोलेंगे, इतनी क्वालिटी के साथ और इतनी सहजता से, इतनी विनम्रता से, इतने अपनेपन से हम लोग बहुत बार उनके साथ आए गए हैं। मैं तो खासकर मेरे कान के चक्कर में बहुत आना जाना हो रहा था, तो उसमें भी और वैसे भी आई हूँ साथ में जैन भैया और भट्ट भैया के साथ। तो वो सब मुझे आज फिर से रिवाइज हो गया। तो बहुत बहुत कृतज्ञता और बहुत आप सभी के प्रति, और बहुत सारी चीजों पे ध्यान जा रहा है। इसलिए ये क्लास तो कभी भी कोई भी मिस नहीं करता है दोपहर वाली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ के ये क्लास बहुत ही ज्यादा मददगार सिद्ध हो रही है हमारे लिए, अपने कार्य स्थली के लिए भी और खुद के लिए भी। धन्यवाद सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नमस्ते, बहन जी। नमस्ते ललिता दीदी को नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। याद आ रहा होगा आपको भी। बहुत बहुत सब कुछ याद आ रहा है। घंटे भर पूरी अपनी आपका सानिध्य मिला भैया, बहुत बहुत और हम धन्यवाद। लोग दूर नहीं है दीदी, हम सब बहुत नजदीक हैं, एक हाँ विचारधारा के भैया, साथ जुड़े और हुए ये हैं। सोच के और खुशी होती है भैया कि जब हम लोग सब साथ रहे, कभी जी ऐसे जी, मौके आए और सब इकट्ठे रहेंगे तो और कितना मजा आएगा, जरूर और आएगा। आपसे कितना सीखने और सुनने और समझने को मिलेगा भैया। बहुत 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 जल्दी वो धन्यवाद मौका भैया, आएगा। नमस्ते बहुत जी। बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया। तो एक आध फीडबैक और लेते हैं, फिर बात को यहीं रखते हैं। तो अगला फीडबैक कौन देना चाहेगा? हेलो। हाँ दीदी, हाँ मैं कविता जी। के माध्यम से भैया को, मतलब भैया का, तो उनकी कविता हेलो। लिखी हूँ तो बोलूंगी। हेलो। हाँ 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 हाँ, पहले बच्चों सावित्री दीदी बोल रही है तो वो बोल ले, फिर एकेश्वरी दीदी, दोनों का सुन लेंगे। चलिए। बच्चों माँ हूँ दुआ तुम्हें है, हंसते गाते रहना, पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। कितने कष्ट सहे क्या जानो, रहे गर्भ के अंदर, तुम आए चल कर घर आंगन, बस मुस्काते रहना, पथ की बाधा से निर्झर बन तुम टकराते रहना। मैं तो भैया बहुत जी बढ़िया। से हाँ, काफी प्रभावित हुई हूँ, और बहुत बढ़िया। ऐसे व्यक्ति की सानिध्यता यदि विभाग विद्यालय को मिल रही है उषा पारा को, तो हम लोगों के लिए काफी, भैया के लिए कृतज्ञता का भाव है। इन्हीं भावनाओं में बस इतना ही कहना बहुत चाहूंगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकेश्वरी दीदी भी बोलना चाह रही थी कुछ। हेलो, आवाज बस आवाज भैया को क्लियर नहीं। प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। चलिए। हाँ हेलो। हाँ, हाँ तो भैया को प्रणाम। आवाज नहीं आ रही दीदी, जो भाषा के बारे में धीरे आवाज धीरे आ रही, थोड़ा तेज। हेलो, आवाज नहीं ठीक से आ पा रही दीदी की। चलिए। हाँ हाँ दीदी, बताइए दीदी, बताइए। एकेश्वरी दीदी बोलिए। हेलो। आज दीदी के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। आगे बढ़ो। हाँ चलिए, तो बस कल के प्रोग्राम की अपन बात कर लेते हैं। कल 2 बजे हमारे बीच अजय भाई जी होंगे मस्तिष्क विकास की चर्चा को लेकर। प्रधान सर जी होंगे जो इंग्लिश की पेडागोजी को रखेंगे कि क्या उसकी शिक्षण प्रक्रियाएं होती है, और हिंदी में हरीश भाई जी। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश की जो शिक्षण प्रक्रिया को समझेंगे, और अजय भाई जी से मस्तिष्क विकास को समझेंगे। कल ठीक 2 बजे, और सुबह में अपना प्रतिदिन की तरह 5 से 6:30 जो है 31 बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो और आज हमारे जो दोनों जो
रिसोर्स पर्सन हमारे बीच रहे आदरणीय शालू दीदी और आदरणीय डॉक्टर अखिलेश भट्ट जी। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्रति उत्सव पारा परिवार हमेशा कृतज्ञ रहेगा भैया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी सुनने वालों को ही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया। और जो नए जुड़े उन सब का बहुत बहुत स्वागत है ना। और आगे भी और जुड़िएगा और भी ऐसे नए लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।